हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सिविक्स के एक चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट। ये चैप्टर तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पर बना हुआ है। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट है जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट। तो इस तीन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये जो पहला कॉन्सेप्ट है द जेंडर, ये एक नेचुरल फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्शन है। इस चैप्टर में हम लोग डाइवर्सिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तीन कंसेप्ट पूरी तरह से डाइवर्सिटीज के ऊपर ही बेस्ड है। तो जो पहला है द जेंडर, ये एक फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी है। रिलीजन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी एंड कास्ट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी इन द सोसाइटी। इसमें से इन दिस diversity, the gender is a natural diversity. So it is a natural diversity, and the religion and caste is created by the society. It is not a natural diversity. तो ये जो रिलीजियन है और कास्ट है वो सोसाइटी ने क्रिएट किया है, वो कोई नेचुरल डाइवर्सिटी नहीं है। लेकिन ये जो जेंडर है वो एक नेचुरल फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी कहलाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जेंडर के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक होता है जेंडर और दूसरा होता है सेक्स। तो द सेक्स इज द इनबॉर्न फॉर्म ऑफ नेचुरल डाइवर्सिटी। सेक्स और जेंडर में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। द जेंडर इज ऑल्सो, इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द सेक्स एंड द जेंडर, तो द सेक्स इज इनबॉर्न, ये हमें भगवान खुद देता है। तो इट इज अ मेल और फीमेल। तो ये एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। लेकिन जो जेंडर है, जो सेक्स है, वो एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट होता है। लेकिन जो जेंडर है, द जेंडर इज क्रिएटेड बाय सोसाइटी। जैसे ही कोई बच्चे का अगर बर्थ होता है, तो अगर कोई बॉय है तो उसे हम लोग गन देते हैं, या फिर उसे हम लोग एक कार देते हैं, या फिर अगर किसी गर्ल का जन्म होता है तो हम लोग उसे द बार्बी डॉल देते हैं, द बार्बी डॉल, और एक पुतला देते हैं, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी उसके माइंड में इन्फ्लुएंस एक तरह का डाल देता है कि नो, यू आर अ गर्ल एंड यू आर अ बॉय। तो इस तरह का कंसेप्ट खुद सोसाइटी ही बोल देता है। जैसे कि बोला जाता है कि जो लड़का होता है उसको ही हैज टू बी अ मैस्कुलिन एंड द गर्ल she has to be a soft. The boy should not cry. If anybody cry, we give an example that you are crying, you are not a girl, you are a boy. You has to be strong. You have to face the society. And in the society also, in the family also, we think that the boy is a earning member of the family. जो boy होता है वो एक family का earning member होता है, और जो girl होती है she has to do the household activity, तो it is a form of division of labor created by the society. तो हम लोग अगर देखें, so the gender division tends to be understood as natural and unchangeable. If someone is born as a boy, he has to become a boy. So it is unchangeable and it is natural. The common people do not have any role in creating the society, in creating the role in the society. So it is not a biology but a social expectation and a stereotype. ये पहले से ही हमारे समाज में एक stereotype होता है that the boy should do outside work, the boy has to become a earning member of the family, and the girl has to do the household activity. तो अगर हम इसी को लेकर के अगर हम लोग चले तो it is called a stereotype. Stereotype means a society, a preconceived imagination created by the society. Only men are allowed to participate in the public activity. अगर हम लोग अपने समाज की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो it is a patriarchal society. So what is patriarchal society? The patriarchal society where the male plays a predominant role. जहाँ पर एक हमारा समाज जो है वो एक पुरुष प्रधान समाज है, where the male member play a most active role in the society. Who is the head of the family? The head of the family is always a male. Female is not the head of the family. अगर वहाँ पर कोई
अगर वहाँ पर कोई अगर मेल है तो ही शुड बी द हेड ऑफ द फैमिली. So the men were allowed to participate in the public affairs, vote and contest in the public offices. Gradually the gender issue raised in the politics. Now धीरे धीरे ये हमारे समाज में कंसेप्ट आने लगा कि why only male will play the active role in the public affair. The female, why the female will face any kind of discrimination. जो वुमेन है उनको वो अपने पब्लिक लाइफ में एक्टिव क्यों नहीं होंगी. अगर उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी दिया जाए, अगर उनको कैरियर अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो वो भी सोसाइटी में आगे बढ़ सकती हैं. तो एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसका नाम है फेमिनिस्ट मूवमेंट. तो फेमिनिस्ट मूवमेंट इक्वालिटी की बात करता है, द जेंडर इक्वालिटी, कि हमारे सोसाइटी में जो मेल और जो फीमेल है वो इक्वल रोल प्ले नहीं करते. इसीलिए द फीमेल आर मोर डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. हमारे समाज में जो फीमेल हैं उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है. जैसे कि उनको पब्लिक अफेयर्स में वो लोग उतना एक्टिवली रोल प्ले नहीं कर सकते. अगर हम लोग फ्रांस की ही बात करें, इन द प्रीवियस चैप्टर, इसके हमने क्लास 9 में फ्रांस के बारे में पढ़ा. इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री यू हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द फ्रांस. So French Revolution took place in 1789. Everybody know about this. 1789 में हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ. उसके बाद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन 1792 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसका नाम है द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन को राइट नहीं दिए गए और वुमेन को राइट दिया गया 1946 में. 1946 में हमारे देश में वुमेन को इक्वल राइट दिया गया था. इसीलिए तो वुमेन को हमेशा ही पीछे रखा गया है. एवरी टाइम द वुमेन आर ऑलवेज इन द बैक साइड. सो द फेमिनिस्ट मूवमेंट इज अ मूवमेंट दैट एम्स एट एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी बिटवीन men and women in the society. So I think this concept is clear. Now कितने ऐसे फॉर्म्स हैं जहां पर वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है. तो हमेशा यही समाज सोचता है कि हम किसी लड़की को क्यों पढ़ाएं, क्योंकि लड़की को तो शादी के बाद किसी दूसरे के घर में जाना है. तो इसी वजह से वुमेन का लिटरेसी रेट अगर बात की जाए, इट मीन्स द एजुकेशनल ड्रॉप आउट. अगर एजुकेशनल ड्रॉप आउट की बात की जाए तो वुमेन में सबसे ज़्यादा है और इस एजुकेशनल ड्रॉप आउट की वजह से लिटरेसी रेट हमेशा वुमेन में हमेशा ही कम है और मेन में हमेशा ही ज़्यादा है. अगर जॉब की बात करें तो जॉब में ऐसा ही समझा जाता है कि जो मेन हैं उनको जॉब करना चाहिए, फीमेल के लिए जॉब नहीं होता है. अगर हम लोग डिफेंस सर्विसेज की बात करें या डिफेंस सर्विस या पुलिस सर्विस की बात की जाए तो वहाँ पर हमेशा मेन को ही सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता था, औरतों को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता था. सेम सैलरी की बात की जाए, अगर वेजेस की बात की जाए तो वेजेस जो है ऐसा समझा जाता है कि जो मैन है वो सीरियसली काम करेगा और जो फीमेल जो है वो ज़्यादा सीरियसली काम नहीं कर पाएगी. और इस वजह से जो वेजेस है उसमें भी हम लोग पहले सोसाइटी में डिफ्रेंशिएट किया जाता था. मैन को ज़्यादा सैलरी मिलती थी और वुमेन को सैलरी कम मिलती थी. लेकिन इसके बाद एक एक्ट आया जिसका नाम है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट द 1976, जिसमें कहा गया कि इक्वल पे अब देना होगा, इक्वल पे टू बोथ मैन एंड वुमेन. लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे जॉब कंडीशंस हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर मेन ही प्रेफर किए जाते हैं वेमेन के कंपैरिजन में, क्योंकि ये हमारा जो समाज है वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है. दो तरह की सोसाइटी होती है, एक होता है पैट्रियार्कल सोसाइटी और दूसरा होता है मैट्रियार्कल सोसाइटी. तो मैट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ पर कितने सारे ऐसे ट्राइबल्स हैं, जैसे कि हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश और झारखंड में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं जो कि मैट्रियार्कल सोसाइटी हैं. लेकिन अर्बन सोसाइटी की बात की जाए तो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है. एंशियंट इंडिया में भी अगर हम लोग देखें तो कहीं कहीं पर मैट्रियार्कल सोसाइटी भी मिलता है. जैसे कि हम लोग गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं तो उनका नाम आता है गौतम बुद्ध. ये जो गौतमी हैं
वो उनकी मदर का नाम है, जो जिन्होंने उनको पाला था, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था। तो कहा जाता है गौतम बुद्ध, तो ये जो गौतमी है वो उनकी एक माँ का ही नाम है। तो पहले ऐसा, ये आगे एंशियंट इंडिया में होता था कि जो लड़के का नाम होगा वो उसके मदर के नाम से ही चलता था। तो कहीं कहीं पे एंशियंट इंडिया में हम लोग मैट्रियार्कल सोसाइटी भी देखते हैं, जैसे कि हम लोग सातवाहना डायनेस्टी की बात करें तो गौतमी पुत्र शतकर्णी कहा जाता है। तो ये जो गौतमी है वो उनकी माँ का नाम था, उनकी माँ का नाम था शतकर्णी के। तो कहीं कहीं पर मैट्रियार्कल सोसाइटी भी एंशियंट इंडिया में देखा जाता है। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग एंशियंट इंडिया के बाद अगर हम लोग मेडिएवल इंडिया की बात करें तो वहाँ पर पैट्रियार्कल सोसाइटी ही हम लोग देखते हैं। उसके बाद अगर हम लोग सेक्स रेशियो की बात करें तो पंजाब है, हरियाणा है, जहाँ पर सेक्स रेशियो बहुत ही कम है। इन्फेंटिसाइड वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। इन्फेंटिसाइड की वजह से वूम्ब में ही द गर्ल चाइल्ड इज ऑल्सो किल्ड इन द वूम्ब, एंड दैट इज वाई द जेंडर डिटर्मिनेशन, द सेक्स डिटर्मिनेशन को बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी बंद कर दिया गया था। सो द मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स prefer the boy child rather than the girl child, and this has resulted a sex disbalance in the sex ratio. तो sex ratio क्या कहता है कि 1000 मेल, अगर 1000 मेल अगर हैं तो उस सोसाइटी में 1000 फीमेल भी होनी चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों बैलेंस अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो यहाँ पर सेक्स रेशियो का प्रॉब्लम होने लगता है। अगर हम लोग केरला की बात करें, जैसे कि हमने अभी अभी कहा कि पंजाब हरियाणा में सेक्स रेशियो डिस्टर्ब है, जहाँ पर फीमेल्स कम हैं और मेल्स ही ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम लोग केरला की बात करें तो केरला में क्या होता है, केरला में ये पूरी तरह से बैलेंस्ड है। तो ये एक सिविल सोसाइटी की बात की जाती है केरला में, और जो जितने सारे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, तो एक सिविल सोसाइटी में, एक अच्छी सोसाइटी में पर 1000 मेल्स जो हैं वो होते हैं पर 1000 फीमेल्स, एक बराबर होती हैं। ठीक है। और तो ये आई थिंक द जेंडर रेशियो इज क्लियर टू एवरीवन, द वेजेस, द जॉब्स। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फॉर्म्स इन विच द वुमेन फेस डिसएडवांटेज, व्हाट आर द फील्ड्स ऑन विच द वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन, तो यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स इन योर आंसर. If the question is coming for the 5 marks, you have to write the 6 points, because if a single point is wrong, still you will get the total marks. The next one is the social levels. जैसे कि अगर मैरिज की बात की जाए तो वहाँ पर डॉरी होता है, हैरेसमेंट होता है, फिजिकल अब्यूज होता है, एंड द सेक्सुअल हैरेसमेंट आर ऑल्सो द रूटीन टेल्स. अगर मतलब कि डॉरी मतलब मैरिज के टाइम में कुछ पैसे देने पड़ते हैं फ्रॉम द वुमेन साइड, फ्रॉम द गर्ल साइड टू द बॉयज, टू द बॉय. Another thing is the harassment. Another thing harassment, after the marriage also the girls are harassed to bring more money or for any other reason. Another reason is the physical abuse and the sexual harassment. So these are the other social levels in the society by which the men are preferred rather than the women. Another thing is the political representation. So the हमारा जो पार्लियामेंट है उसका कंडीशन वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में बहुत खराब है. अगर हम लोग पंचायत की बात करें, पंचायत एट द लोकल लेवल, तो वहाँ पर तो रिजर्वेशन है. 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द वीमेन, 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द वीमेन इन द पंचायत इलेक्शन. जब भी हम लोग पंचायत इलेक्शन की बात करें तो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि उसमें ज़्यादातर जो कंटेस्टेंट होते हैं वो वीमेन ही होते हैं. मेन कंटेस्टेंट बहुत ही कम होते हैं. तो लेकिन ऐसा पार्लियामेंट में अभी तक कोई रूल नहीं आया है कि 1/3 सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर द वीमेन. ठीक है. और इसी वजह से जो इन द लोकसभा इट हैज़ नेवर क्रॉस्ड 5% इन एनी विधानसभा एंड नेवर क्रॉस्ड 12% इन द लोकसभा. लोकसभा और विधानसभा में वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन एमएलए और एमपी बहुत ही कम है. लेकिन पंचायत बॉडीज़ में इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है. पंचायत बॉडीज़ में उसके लिए रिजर्वेशन है, सीट रिजर्व है, तो पंचायत बॉडी में इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है. लेकिन पार्लियामेंट और विधानसभा में
वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। तो कितने सारे फॉर्म्स हम लोग देख रहे हैं, टोटल 6 फॉर्म्स वी हैव सीन। दैट इज अ लिटरेसी रेट, द लिटरेसी रेट इज लेस इन द वुमेन। जो लड़कियों में है वो लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, और मेन में लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है। अगर जॉब्स की बात की जाए तो हायर पेड जॉब्स जो हैं वो सब उसमें लड़के ही प्रेफर किए जाते हैं, लड़कियां कम प्रेफर की जाती हैं। दूसरा है द वेजेस, वेजेस कम मिलता है लड़कियों को लड़कों के मुकाबले। सेक्स रेशियो, अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए तो इन द पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर सेक्स रेशियो बहुत ही कम है। लेकिन अगर साउथ इंडिया की बात की जाए तो केरला, कर्नाटका, यहाँ पर सेक्स रेशियो काफ़ी अच्छा है। सोशल लेवल्स और वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन सोसाइटी। So I hope this is clear. So the gender religion, the gender is a natural and the sex is a biological. So अगर ये clear है तो आपको इस पार्ट में कोई confusion नहीं होगा। So in the next video we are meeting with the religion. So we will come back in the next video. Thank you.